ऑलराइट, चलिए। सो लेट मी कम बैक ऑन द स्क्रीन। तो ये हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर है, जहाँ से जनरली आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माय एनिमल फिजियो। सो 2 to 3 क्वेश्चंस आपको नीट के अंदर यहाँ से आपके आते हुए आपको मिल जाएंगे। सो 2 से 3 सवाल आपको इस चैप्टर में से आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनुअल फिजियो, पहले के टाइम पे डायरेक्शन हुआ करता था आपका एज अ चैप्टर ऑफ एनुअल फिजियो, बट यहाँ पे वो हट चुका है, एनटीए ने हटा दिया उस चैप्टर को। सो नीट में आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका पहला चैप्टर बनता है आपका एनुअल फिजियो का। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे? सो आज के क्लास में हमारा बेसिक होगा व्हाट इज माय कविता, गुड इवनिंग। व्हाट इज माय ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आपके यहाँ पे क्या होता है, ये 2 टॉपिक को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई करते हैं इन 2 टॉपिक्स को आज कवर करने का। आज का ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे ये रहेगा टू अंडरस्टैंड कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमंस के अंदर, और उसके साथ साथ आपका मैकेनिज्म कैसे होता है आपके यहाँ पे रेस्पिरेशन का। सो हाउ द ब्रीदिंग एक्चुअली हैपेंस ओवर देयर। तो ये 2 चीजें आज की क्लास में हमें यहाँ पे समझनी है। सचिन, गुड इवनिंग। ठीक है। सो पहली चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो हैव दिस 2 टर्म्स ओवर हियर। सो वी ऑल नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। हम सबको चाहिए होती है एनर्जी टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस माय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप जानते हो कि आपके सेल के अंदर ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें हमारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन के मिल सके। जब हम ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, आप ये बात जानते हो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब मैं ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर ब्रेक डाउन करता हूँ, आयुष गुड इवनिंग, then that is going to be called as my cellular respiration। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, that is something called as my cellular respiration। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे। जो आपने सीखा है, जो आपने देखा है अपने पुराने चैप्टर्स के अंदर, जहां पे हमने देखा था आपका ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, सो दैट इज माय सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, नीड टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली। जो भी आपके सेल के अंदर CO2 बनाया जा रहा है, उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है, राइट। सो हेंस अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज रिक्वायर्ड। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर स्टेप इन्वॉल्व्ड इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ माय रेस्पिरेशन। तो आप ये जो O2 आपका जो बनाया जा रहा है, उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। जो आपका CO2 बनाया जा रहा है, आपको उसको बॉडी के बाहर निकालना है। जो भी आप O2 को इनहेल कर रहे हो, उसको आपको लंग्स तक पहुंचाना है। तो ये सब आपका किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसकी मदद से आप ये सब चीजों को कर पाते हो, विच मेक्स अस अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे हम यहाँ पे बोलेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग हम जानते हैं, जब मैं अपने यहाँ पे एयर को अंदर ले रहा हूँ लंग्स के अंदर और मैं रिलीज कर रहा हूँ मेरे CO2 को, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग। सो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 इज कॉल्ड एज माय ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर द फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस माय एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ माय ATP। सो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज रेस्पिरेशन, या जिसको हम इवन बोल सकते हैं एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आपने ये बात सीखी है, जानी, हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम ये चैप्टर, हमारा चैप्टर 14 जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC आर ऑल अ पार्ट ऑफ माय, बेसिकली ये सारी चीजें आपकी हो रही होती है सेल के अंदर। इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके थ्रू यू विल फाइंड कि आप अपने ग्लूकोज के यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हो, बट ये सब आपको चाहिए, आपको ऑक्सीजन यहाँ पे। आयुष बताइए क्या सवाल है आपका? सर रेस्पिरेशन को एक और बार समझा दो। रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आपके सेल के अंदर हमने जैसे देखा था हमारे रेस्पिरेशन प्लांट्स में, आपका क्या कर रहे थे हम लोग सेल में, आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके आप क्या बनाते हो? यू मेक द ATPs। आपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली आपका ATP बनाना है। तो वो जो आपका हो रहा है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज माय, बीइंग मोर प्रिसाइसली अगर मैं कहूंगा इसे क्या, आई विल प्रिसाइसली विल कॉल इट एज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन। मैं इसे यहाँ पे बोलूंगा। सो दैट इज समथिंग विल कॉल एज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। नाउ सो वी नो व्हाट इज माय ब्रीदिंग, व्हाट इज माय रेस्पिरेशन, ये हम जानते हैं, तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब जब भी हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी आपको यहाँ पे समझनी है। जब भी मैं टर्म यूज करता हूँ कंपैरेटिव एनाटॉमी ना, whenever I talk about a term like my comparative anatomy, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके पास, आप ह्यूमंस की अगर यहाँ पे बात करें तो ह्यूमंस के अलावा बाकी जो आपके
हैं, लाइक अभी तो हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ह्यूमंस वर्टिब्रेट्स में आते हैं, बट इसके अलावा जो आपके बाकी के जो आपके यहाँ पे ग्रुप्स आएंगे, लाइक योर आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इनके अंदर ब्रीदिंग करने के लिए आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो जब मैं स्टडी कर रहा हूँ बाकी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, तो मैं कहता हूँ मैं कंपैरेटिव एनाटॉमी को मैं समझ रहा हूँ। तो ह्यूमंस का तो मैं डिटेल में समझूंगा, बट आई वांट टू नो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एम्फीबियंस में आप कैसे ब्रीथ करते हो, क्रोकोडाइल में कैसे होता है, अर्थवॉर्म में कैसे होता है, इसको हम कहते हैं टू अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव एनाटॉमी। So mode of external respiration varies greatly from organism to organism. The basic process of respiration is similar to in all living organism. Basic process तो आपका अंदर आपका सेम मिल जाएगा. The process of exchange of gases varies in different animals. ये आपका वेरी करता है. देखो अब इसमें कैसे वेरी करता है. कुछ के अंदर वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप एक्सचेंज कर लोगे गैसेस को, तो आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर से आपका एक्सचेंज हो जाता है आपके यहाँ पे. कुछ के अंदर दे हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी वॉल और स्किन, जैसे आपका अर्थवॉर्म हो गया, आपने देखा इस चीज को, दैट अर्थवॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल कि इसके स्किन आपकी इतनी मॉइस्ट होती है और उस मॉइस्ट स्किन से आपका O2 और CO2 का आप एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हो. तो अर्थवॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल जहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हो गैसेस का वाया स्किन. सो इट कैन बी डन वेरी इजीली, राइट. देन यू कैन हैव अ ट्राइकेल सिस्टम. ट्राइकेल सिस्टम जब आपके सामने टर्म आएगा, याद रखना, लंग्स आता है तो आप कहते हो कि ह्यूमंस, मैमल्स, बर्ड्स विल हैव द लंग्स, इवन द रेप्टाइल्स विल हैव द लंग्स, इवन द एम्फीबियंस विल हैव द लंग्स. लेकिन जब आपके सामने ट्राइकल सिस्टम आता है, आप इतना याद रखना, आपके जहन में आना चाहिए इंसेक्टा. द क्लास इंसेक्टा विल ऑलवेज हैव द ट्राइकल सिस्टम. इंसेक्टा क्या है आपके यहाँ पे? इंसेक्टा इज गोइंग टू बी अ क्लास. इंसेक्टा इज गोइंग टू बी अ क्लास ओवर हियर. ठीक है. सो इंसेक्टा आपके यहाँ पे क्लास हो जाएगा, और ये इंसेक्टा क्लास में क्या आएगा? सारे इंसेक्ट्स आएंगे, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, योर लेडी बर्ड, ऑल द इंसेक्ट विल कम अंडर माय इंसेक्टा. और इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है? ट्राइकल सिस्टम. सो ट्राइकल सिस्टम एक इनका सिस्टम होता है. हमारे पास लंग्स होते हैं, उनका ट्राइकल सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो लोग अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं. तो याद रखना, ट्राइकल सिस्टम आया आपके सामने तो हर एक इंसेक्ट के अंदर आपको ट्राइकल सिस्टम देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट. Then we have the gills. Gills आप जानते हो, gills are something I'll be finding in my fishes. क्या कोई बता सकता है फिशेस के अलावा मुझे गिल्स और कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं? Amphibian. Arthropoda. Tadpoles. ओके, ऑलराइट, ठीक है. Vertebrates. वर्टिब्रेट्स में कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? अच्छा सुनो, सो फिशेस में आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है. एम्फीबियंस में मिलेंगे, बट याद रखते हैं एम्फीबियंस अगर मैं यहाँ पे फ्रॉग का एग्जांपल लेता हूँ, तो फ्रॉग के अंदर मुझे गिल्स नहीं मिलते हैं, बट टैडपोल में मुझे वहां पे गिल्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. टैडपोल के अंदर मुझे यहाँ पे गिल्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. सो टैडपोल विल हैव द गिल्स फॉर श्योर. इसके अलावा किसी ने बोला आर्थ्रोपोडा. सो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपका एक क्लास होता है, जैसे आपका एक क्लास है इंसेक्टा, ये भी आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है, बट आपका एक और क्लास होता है, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज माय क्रस्टेशिया. So there is one class called as my crustacea. Crustacea जो आपके यहाँ पे क्लास होगा, क्रस्टेशिया जो आपका यहाँ पे क्लास होगा ना, दिस क्लास इज नोन टू हैव अ क्रैब एंड लॉबस्टर. इसमें आपके क्रैब आते हैं, लॉबस्टर आते हैं, प्रॉन आते हैं. आई थिंक ये सब ने पिक्चर में कभी ना कभी देखे होंगे, अगर रियल में शायद ना देखे हो, रियल में भी देख सकते हो, कई बार एक्वेरियम शॉप में भी आपको मिल जाता है, या इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेलिकेसी विच पीपल ईट. सो क्रस्टेशियंस, योर क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन जो होते हैं, दे कम अंडर माय क्रस्टेशिया. तो दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो यहाँ पे. यू कैन हैव अ क्रैब, यू कैन हैव अ प्रॉन, ठीक है. तो इनके अंदर आपको गिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं. सो दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ माय आर्थ्रोपोडा. जैसे कि किसी ने बोला देयर दे आर पार्ट ऑफ माय आर्थ्रोपोडा, और उसके अंदर आपको गिल्स देखने के लिए आपको मिल सकता है. सो दिस इज योर क्लास क्रस्टेशिया, और इसके अंदर भी आपको गिल्स मिलेंगे देखने के लिए. एंड देन यू हैव द लंग्स. सो वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ऑल ऑफ देम विल हैव द लंग्स. सबके अंदर आपको लंग्स मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. सो दे विल ऑल हैव अ वेल डिफाइंड लंग्स वहाँ पे. एंड देन प्लाज्मा से अगर बात हो तो पोरिफेरा में आपको मिलेगा यहाँ पे. पोरिफेरा में दे जस्ट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपने आप कर सकते हो. सो चलिए देखते हैं. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक सम ऑफ विल हैव, हाँ सुनो, एंटायर बॉडी सरफेस. कुछ लोग की पूरी बॉडी सरफेस से आप ब्रीथ कर सकते हो, लाइक योर स्पॉन्जेस, स्लेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स. सो इनकी बॉडी से ही आप अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपना यहाँ पे आप कर सकते हो. सो फ्रॉम द एंटायर बॉडी यू कैन डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कुछ इनके पास होता नहीं अलग से ऑर्गन बना हुआ. देन यू हैव द ट्राइकल ट्यूब्स. जैसे कि आप बोला था ट्राइकल ट्यूब्स आपको लेके आपके इंसेक्ट्स के अंदर,
सेंटिपेड्स, मिलिपेड्स, राइट, ये सारे आपके इंसेक्टा के अंदर ही आते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर में याद रखना स्पाइडर अलग आता है, स्पाइडर आपका इंसेक्टा में नहीं आता। स्पाइडर इज समथिंग विच विल कम अंडर अ डिफरेंट क्लास, दैट्स आर्कनीडा। लेकिन आप क्लास अगर आपको याद नहीं रहता कोई बात नहीं, इतना याद रखना कि स्पाइडर्स जो होते हैं उनके पास होता है आपका बुक लंग्स। स्पाइडर्स के पास ब्रीथ करने के लिए दे विल हैव द बुक लंग्स, नॉट द ट्राइकेल ट्यूब्स, ठीक है। स्पाइडर के पास भी बुक लंग होता है। और इवन आपका एक और एनिमल इसमें आएगा, एक और एग्जांपल आपका आएगा स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर दोनों जो होते हैं ना, दे आर नॉट कमिंग अंडर इंसेक्टा। तो बेसिकली स्पाइडर या स्कॉर्पियन को आप इंसेक्ट नहीं बोलते, यू कॉल देम एज अ आर्कनीडा। और इनके पास होते हैं आपके बुक लंग्स, सो दे विल हैव समथिंग एल्स एज कॉल्ड देम बुक लंग्स, ओके। देन स्किन से आपका कौन कर रहा है आपका यहाँ पे, अर्थ फॉर्म कर रहा है। एम्फीबियंस आपके कर लेते हैं, फ्रॉग कर लेता है, फ्रॉग कैन यूज द स्किन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फ्रॉग के पास काफी कुछ होता है। एक फ्रॉग के पास इट विल हैव द स्किन, इट विल हैव द लंग्स, इट विल हैव द बकोफेरेंजियल वे ऑफ रेस्पिरेशन, जो आप पढ़ोगे जब आप देखते हो अपना चैप्टर ऑफ माय 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जब आप चैप्टर देखते हो तो आपको ये सीखने के लिए मिल जाता है। सो याद रखना दीज आर द वेज थ्रू व्हिच दे कैन एक्चुअली एक्सचेंज द गैसेस। गिल्स आपको लेंगे आपके यहाँ पे फिशेस के अंदर, टैडपोल के अंदर एंड प्रॉन के अंदर। प्रॉन इज समथिंग व्हिच विल बी अ पार्ट ऑफ माय क्रस्टेशियंस। प्रॉन के साथ साथ मैंने आपको बताया था, प्रॉन के साथ साथ आप लोग अपने क्रैब को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो एज एग्जांपल। इसके साथ साथ यू कैन आल्सो रिमेंबर समथिंग लाइक माय लॉबस्टर। हाँ बेटा बताओ, बोलो। So these are the things I'll be finding in the, they will be having the gills over there. Then lungs I will find in the most vertebrates will have the lungs. अब बर्ड्स के पास लंग्स के अलावा एक और चीज होती है, कोई बताएगा लंग्स के अलावा बर्ड्स के पास क्या होता है? बर्ड्स के पास लंग्स तो होते ही हैं, दे विल हैव द लंग्स, बिल्कुल दे विल हैव द लंग्स, बट लंग्स के साथ और क्या होता है? पढ़ाया ना आपने चैप्टर एनिमल किंगडम वाला, बोलो। तो गिल्स। लंग्स, अरे गिल्स कैसे करेंगे? लंग्स बर्ड्स के गिल्स क्या कैसे होंगे बेटा? एयर सैक्स, एयर सैक्स याद रखना, ठीक है। सो बर्ड्स के पास लंग्स के साथ साथ दे विल हैव द एयर सैक्स, याद रखना। सो आप जब लंग्स देखते हो ना बर्ड्स के, तो उसके अंदर एक पॉकेट्स बने हुए आपको मिलते हैं, लाइक 9 पॉकेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 पॉकेट्स। सो 9 पॉकेट्स आर सीन ऑन द लंग्स एंड दोस पॉकेट्स आर कॉल्ड एज बाय एयर सैक्स। तो उसमें आप एक्स्ट्रा एयर को रखते हो। अगर आपका बर्ड उड़ रहा है ना, तो उसे हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसे मिलना होता है उसे एयर सैक्स से मिलता रहता है। सो एयर सैक्स आर द वन व्हिच आर सीन इन द बर्ड्स अलोंग द लंग्स। तो ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी गिल्स तो हमारे में भी दिख जाते हैं, बट आते हैं एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर। अगर आपको अपना चैप्टर याद हो एनिमल किंगडम वाला, तो आपने पढ़ा होगा दैट कॉर्डेट्स विल हैव सर्टेन कैरेक्टर्स। आपके कॉर्डेट्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, उनमें से एक आपका होता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो वी डू हैव गिल्स, हमारे अंदर भी गिल्स होते हैं, बट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल। जैसे हम डेवलप कर रहे होते हैं, हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, वो गिल्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फेरिंग्स के अंदर। स्पेशली ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारा जो फेरिंग्स का लोकेशन है और जो एक फिश का जो गिल्स का लोकेशन होता है, वो काफी पास पास में ही है। इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, हमारा फेरिंग्स और फिश का गिल्स का अगर लोकेशन आप देखते हो, इट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप देखो ना, फिश का माउथ है यहाँ पे, माउथ के तुरंत बाद यू विल हैव द गिल्स यहाँ पे, राइट। हमारा जो माउथ है उसके बिल्कुल पीछे आपको मिल जाए आपके यहाँ पे फेरिंग्स। सो एम्ब्रियोनिक लेवल पे जहां पे आपका फेरिंग्स होता है ना, वहां पे आपको गिल्स मिलते हैं, बट बाद में एज द एम्ब्रियो डेवलप्स इट विल टर्न इनटू द योर फेरिंग्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द एनिमल्स। ऑलराइट, अब काफी सारे बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन किए हैं, सो प्लीज कोशिश करिए बेटा आप लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करने का। मैं समझ सकता हूँ अगर आप में से कोई ट्यूशन से आ रहा है, स्कूल से लेट आ रहा है, नेटवर्क का इशू है, घर पे फोन लेट आया या फोन था नहीं, सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट कोशिश करिए कि आप हमेशा क्लास में टाइम पे आए, नहीं तो हुआ क्या ना, फिर कुछ पोर्शन मिस होगा, देन यू विल नॉट हैव अ ग्रिप ऑन द टॉपिक, राइट। और स्पेशली ये दिक्कत ज्यादा आएगी अगर आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। सो जो बच्चे भी थोड़ा लेट आ रहे हैं, ट्राई करिए टाइम पे आने का, सो दैट यू डोंट लूज द लिंक ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन माय, अब मैंने यहाँ पे मेरा कंपैरेटिव एनाटॉमी मैंने यहाँ पे अपना देख लिया। सो प्लीज अब ये याद रखना किसके अंदर क्या मिलेगा, यू शुड नो सम बेसिक फंडामेंटल आइडिया तो आपके यहाँ पे होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन
एंड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो विल हैव योर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड लंग्स। तो ये बन जाता है आपका पूरा सीक्वेंस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो बड़े ध्यान से आप इसे यहाँ पे सीखोगे, समझोगे, बिकॉज इसके ऊपर बेस कई सारे डिसऑर्डर भी आप फिर देखते हो। एंड अगर आप लोग का इंक्लाइनेशन है कि आपको एमबीबीएस करना है, तो जनरली बच्चों का इंटरेस्ट आता है इसके अंदर, लाइक दे जनरली वांट टू हैव अ ग्रिप ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दैट्स योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। यही तो आप करना चाहते हो फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट? सो प्लीज मेक श्योर दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन हैंड रेज करके पूछ लेना। If there's something you don't understand, then please raise your hand and ask your questions. ठीक है, so चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is my respiratory system आपके यहाँ पे। तो इसके अंदर what we'll get to see. So इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। The respiratory system is divided into 2 parts. You have a conducting part and you have a exchange part. Conducting part में आपके यहाँ पे क्या आता है? So conducting part will have आपके nostril से लेके लैरिंग्स, लैरिंग्स तक नहीं, ब्रोंक्यूल्स तक। alveoli, अरे एल्वियोली तक नहीं, कह तो रहा हूं मैं, ब्रोंक्यूल्स तक। योर ब्रोंक्यूल्स तक, दिस इज माय कंडक्टिंग पार्ट। सो नॉस्ट्रिल से लेके आपके ब्रोंक्यूल्स तक का जो एरिया आपके यहाँ पे होगा, दैट्स माय कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट आपके यहाँ पे वो होता है बेटा जहां पे आपका आता है सिर्फ आपका एल्वियोलाई। सो दिस इज द एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज आप करते हो अपना यहाँ पे। सो एल्वियोलाई आपका वो रीजन होता है आपके यहाँ पे लंग्स का जहां पे बेसिकली आपने अपना गैस पे यहाँ पे अपना एक्सचेंज करना है। सो दिस इज द एरिया वेयर आई विल फाइंडिंग कि आप CO2 को एक्सचेंज करते हो, O2 को एक्सचेंज करते हो। सो O2 एंड CO2 इज गेटिंग एक्सचेंज ओवर देयर। सो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज यहाँ पे आपका किया जाएगा। दिस इज समथिंग आई विल बी डूइंग इन द एल्वियोलाई वाले पार्ट के अंदर। नॉस्ट्रिल के ब्रोंकाइल तक आप एयर को लेके आ रहे हो, बाहर से एयर को लेके आ रहे हो, दैट्स अ कंडक्टिंग पार्ट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा कंडक्टिंग पार्ट यहाँ पे क्या क्या करता है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दैट आई हैव अ नोज, नोज से लेके मेरे ब्रोंक्यूल्स तक, दैट इज माय कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, अब कंडक्टिंग पार्ट आपका बेसिकली यहाँ पे करता क्या है? इसके 2-3 काम होते हैं। इसका एक काम यहाँ पे हो जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड वार्मिंग अप ऑफ एयर, एंड वार्मिंग ऑफ एयर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ये जाता है कि जब आप एयर अंदर ले रहे हो तो आपका एयर को फिल्टर किया जाएगा। कोई अगर पैथोजन उसके अंदर है आपका यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकना। अगर कोई पैथोजन अगर आपको वहां पे है, वहां आपके एयर के अंदर, तो उसे आप ट्रैप कर लेते हो। कैसे ट्रैप करते हो? आप जानते हो आपके नाक के अंदर, ट्रैक के अंदर म्यूकस आपको मिलता है। तो म्यूकस का काम ही आपका वहां पे होता है कि आपका ट्रैक कर लेना आपके पैथोजन को वहां पे। वार्मिंग ऑफ एयर का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, आपका एयर जब आप इनहेल करते हो, इट विल बी ब्रॉट टू योर बॉडी टेम्परेचर। उसको आप अपने बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आप लेके आते हो। सो उसे हम कहते हैं यहाँ पे वार्मिंग ऑफ एयर। तो ये 2 चीजें पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। वो ह्यूमिडिफाई भी करता है, इसके साथ साथ इट विल ह्यूमिडिफाई द एयर एज वेल। तो आपने जो एयर इनहेल करनी है, दैट विल बी ह्यूमिडिफाई। तो ये कुछ चीजें आपका करता है आपका यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट। सो कंडक्टिंग पार्ट का काम याद रखना, फिल्ट्रेशन करना, वार्म करना एयर को, और ह्यूमिडिफाई करना, राइट? दीज आर 3 थिंग्स योर कंडक्टिंग पार्ट विल बी डूइंग ओवर हियर। देखो, सी, so it transports the atmospheric air into the alveoli, it cleans the air from the foreign particle, it humidifies and brings the air to the body temperature। ये 3 इसके काम हो जाते हैं आपके कंडक्टिंग पार्ट के। 3 इंपॉर्टेंट काम आपके यहाँ पे हो जाएंगे। वार्मिंग और एयर को हिंदी में हम ये कह सकते हैं आयुष की, फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपका बाहर टेम्परेचर काफी लो है, आपका टेम्परेचर है आपका 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो एकदम कूल एयर जो है ना, वो आप लंग्स तक आप नहीं लेके आते हैं। एकदम इतनी ठंडी एयर को आप लंग्स तक आप लेके नहीं आते। जो आप इनहेल करते हो, तो आपका जो कंडक्टिंग पार्ट होगा, जो आपका नोज से लेके ब्रोंकियल तक का कंडक्टिंग पार्ट है, वो क्या करता है? उस हेयर को वो आपके टेम्परेचर के हिसाब से उस लेवल पे लेके आता है। हम सबका टेम्परेचर जनरली आपका कितना रहता है? 36-37 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर पे आपकी एयर को लेके आया जाएगा, या मैं कहूंगा उस एयर को आप लेके आते हो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वार्मिंग अप ऑफ एयर। सो इवन इफ द आउटर एनवायरमेंट के अंदर आपका एयर का टेम्परेचर बहुत लो है, आपके लंग्स में आते आते हुए उसका टेम्परेचर उतना ही होता है जितना आपके बॉडी का होता है।
उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वार्मिंग ऑफ एयर, जो आप यहाँ पे किया जाएगा. सो दिस इज समथिंग विच विल बी फाइंडिंग डन बाय माय कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है. देन यू हैव द एक्सचेंज पार्ट. राइट, इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे आपका एक सही मायने में आपका O2 एंड CO2 का आपका यहाँ पे डिफ्यूजन होते हुए आपका दिख जाएगा. राइट. सो इतनी बात आपको याद रखनी है. आई होप आयुष आपको ये बात यहाँ पे समझ आ रही है, एंड आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. नाउ लेट्स कम बैक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल? फॉरेन पार्टिकल मतलब बेटा पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस का स्पोर, कोई वायरस, इसको हम फिल्टर करते हैं. तो आपके अगर बैक्टीरिया अंदर आने की कोशिश कर रहा है ना आपके एयर के साथ साथ, तो आपका म्यूकस उसे वहां पे रोक लेगा. तो आपने बेसिकली उसे अंदर आने से रोक लिया. बेसिकली व्हाट विल हैपन ना, आपका कंडक्टिंग पार्ट इस चीज का ध्यान रखता है कि कोई भी चीज लंग्स तक आसानी से ना पहुंचे. अगर चीजें लंग्स तक आसानी से पहुंचने लगती है देन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. राइट. सो ऑल द, क्योंकि बिकॉज आप जब ब्रीथ कर रहे हो, देयर आर नंबर ऑफ पैथोजेंस इन द एनवायरनमेंट, दे कैन ऑलवेज एंटर इनसाइड देयर नेजल कैविटी, लेकिन वो आपके नहीं पहुंचते लंग्स तक बिकॉज ऑफ द म्यूकस यू हैव इन द ट्राइकल सिस्टम, बिकॉज ऑफ द म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. इसको हम थोड़ा और समझते हैं. यहाँ पे ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा, ह्यूमिडिटी इज गोइंग टू बी आप मॉइस्चर क्रिएट करना, एक मॉइस्चर लाना आपकी एयर के अंदर. राइट. सो व्हेन द एयर इज कमिंग इनटू योर लंग्स, यू आर एडिंग सम काइंड ऑफ मॉइस्चर, वहां पे आप उसे ऐड करते हो वहां पे, और वो मॉइस्चर ऐड किया जाता है बाय द कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू. देखो अभी आप यहाँ पे समझोगे और भी चीजों को. लेट्स सी इन दिस. फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है. द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. आपके जो दो होल्स होते हैं आपके नाक के अंदर, यू कॉल देम एज द नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल से आपका एयर अंदर आता है, इट विल गेट इनसाइड द नेजल पैसेज. जो पहले आपका आएगा नेजल पैसेज के अंदर, नेजल पैसेज. नेजल पैसेज वो आपका एरिया होता है. आपके नॉस्ट्रिल तो आपके दो होल्स हो गए. जैसे आप अंदर आ रहे हो तो आपको एक एरिया मिलता है, पैसेज मिलता है, उसे हम बोलते हैं नेजल पैसेज. नेजल पैसेज आपका वो एरिया है जहां पे आपको इवन मिलता है आपके ओल फैक्ट्री सेल्स. ये मेरा वो एरिया है जहां पे आपको एक स्पेशल टाइप के सेल्स मिलते हैं, एंड दिस सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय ओल फैक्ट्री सेल्स. ओल फैक्ट्री सेल्स. अब ये ओल फैक्ट्री सेल्स करते क्या है? ओल फैक्ट्री सेल्स का काम होता है सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करना. आप ये तो जानते हो नहीं बात कि आपका नाक का एक और काम होता है टू डिटेक्ट द स्मेल. तो आपके नेजल पैसेज के अंदर विल हैव सम ओल्फैक्टरी सेल्स एंड दे कैन डिटेक्ट द स्मेल. दे कैन डिटेक्ट योर स्मेल. तो स्मेल को ये लोग यहाँ पे अपना डिटेक्ट कर सकते हैं. अब नेजल पैसेज से आपका एयर यहाँ पे आपका जाएगा. सो फ्रॉम द नेजल पैसेज इट विल गेट इनसाइड द फेरिंग्स. फेरिंग्स से होते हुए आपका एयर अब पास होगा एंड देन गो इनसाइड द लेरिंग्स. अब फेरिंग्स जो आपका पैसेज होता है ना, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर माय फूड एंड द एयर. फेरिंग्स जो आपका होता है नेजल पैसेज के बाद आपका जो एयर पास होगा वो फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर माय फूड एंड द एयर. तो फेरिंग्स आपकी वो एरिया है जहां से आपका खाना भी पास होता है, जहां से आपकी एयर भी पास होती है. सो इट इज अ कॉमन पैसेज. इट इज योर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ये सवाल आ सकता है तो याद रखना कि फेरिंग्स कौन सा एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दैट्स फेरिंग्स. फेरिंग्स से आप जा रहे हो लैरिंग्स के बाद. लैरिंग्स से याद रखना, लैरिंग्स आपका होता है वॉइस बॉक्स. यहां से आपकी आवाज निकल रही होती है. सो लैरिंग्स इज गोइंग टू बी द वॉइस बॉक्स. तो लैरिंग्स जो आपका यहाँ पे होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वॉइस बॉक्स. ठीक है. अब लैरिंग्स के बाद आपका एयर जाएगा आपका ट्राइकिया के अंदर. सो फ्रॉम हियर द एयर विल गो इनसाइड द ट्राइकिया. एंड देन ट्राइकिया क्या करते हैं? ट्राइकिया आपके बाइफरकेट करेंगे और आपको दो चीजें यहाँ पे बना के देंगे. दे विल मेक यू टू ब्रोंकाई. सो आपके ट्राइकिया यहाँ पे आके बाइफरकेट करेंगे, या आपके ब्रेक किए जाएंगे दो एरिया के अंदर, दो स्ट्रक्चर के अंदर, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकाई. सो विल हैव अ ब्रोंकाई आपको यहाँ पे बनते हुए आपका मिल जाएगा. सो विल हैव अ ब्रोंकाई आपका बन के यहाँ पे आपको मिलता है. सो विल हैव अ टू ब्रोंकाई व्हिच विल बी फॉर्म्ड इन दिस. दो ब्रोंकाई आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेरा जो ट्रैक है यहाँ पे होगा, ये ब्रांच आउट होगा और मुझे यहाँ पे दो ब्रोंकाई मिलेंगे बन के हुए. सो दिस टू ब्रोंकाई, एक आपका यहाँ पे होगा आपका राइट ब्रोंकाई,
राइट, यू हैव अ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंका आपके यहाँ पे, ये दोनों ब्रोंका आपके लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, दिस टू ब्रोंका विल एंटर इनसाइड द लंग्स। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। सी, जब आपका लैरिंग्स के बाद आपका बनेगा आपके यहाँ पे ट्राइकिया, सो आफ्टर लैरिंग्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइकिया। सो ट्राइकिया जब आपका बनता है यहाँ पे, सो अज्यूम दैट ये है आपके यहाँ पे ट्राइकिया। राइट, अब ट्राइकिया जब आपके यहाँ पे बनता है ना, सो ट्राइकिया के अंदर विल हैव दिस कार्टिलेजियस रिंग्स, आपकी सी शेप की कार्टिलेजियस रिंग्स आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। तो याद रखना, यू विल हैव अ सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। तो सी शेप्ड रिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। अब सवाल आता है कि इनका काम क्या होता है यहाँ पे। सो आपका ट्राइकिया विल हैव दिस कार्टिलेज रिंग्स आपको मिलेगी आपके ट्राइकिया के अंदर, और ये जो आपको रिंग आपको मिलती है कार्टिलेज की जो आपको रिंग मिलती है आपके ट्राइकिया के अंदर, इसका फायदा क्या होता है? बेसिकली ये जो आपकी रिंग होती है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये रिंग आपका सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इसका फायदा ये होता है कि आपका ट्राइकिया कोलैप्स नहीं करता। जब आप ब्रीथ कर रहे होते हो ना, तो आपका ट्राइकिया कभी कोलैप्स नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेजियस रिंग यहाँ पे। तो आप ये मान लो कि दे विल प्रोवाइड द सपोर्ट, they provide support, so you should know this thing very clearly that they will provide this support and ensures trachea does not collapse, trachea does not collapse during breathing। आपका ट्राइकिया आपका कभी यहाँ पे कोलैप्स होना नहीं चाहिए ड्यूरिंग ब्रीदिंग, दैट इज समथिंग दे विल एंश्योर ओवर देयर। बताइए बेटा, किसी का सवाल है कुछ? बोलिए रोहन, बताइए क्या सवाल है आपका? तो कोई यूट्यूब पे यहाँ पर शेयर कर रहा है, इसलिए थोड़ी सर स्क्रीन कम विजिबल हो रही है। कैसा है क्या? रुक जाओ, लेट मी, अच्छा बता दिया आपने, लेट मी check this. New things keep on happening over here. Let me see if अगर अभी भी दिक्कत आ रही है क्या, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा। ओके, सो आई जस्ट होप ये वापस से ना हो। वेट, it is showing like activity on YouTube. Yeah, I can see that, but it is not, but इसको एक सेकंड पीपल, एक सेकंड। Just try, wait a minute, let me see if I can fix this from my side.
All right, let's see if this gets closed down all by itself. अगर वापस भी अभी आई थिंक थोड़ा सा इशू आपको आएगा, बट या इट इज स्टिल देयर. ठीक है, अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ना, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन कंप्लीटली, देन जस्ट लेट मी नो इफ इट स्टिल हैपेंस. बिकॉज यहाँ से मैंने कुछ चीजें यहाँ पे चेंज कर दिया. आई होप इट हेल्प्स. All right, let me just come back to the lecture right now. Okay. ठीक है. So now what we'll find in this, so you will have this C-shaped cartilage ring आपको मिलेगी आपके ट्राइकिया के आसपास, जो सपोर्ट करती है और इंश्योर करती है कि आपका ट्राइकिया कोलैप्स ना हो जब आप ब्रीथ कर रहे हो. So when you are breathing over there, the trachea should not collapse. वो चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है. Now you know that. दृष्टि बताइए क्या सवाल है आपका. दीपक रावत. ओके, बताइए. ऑलराइट, ठीक है. सो ट्राइकिया जो आपका यहाँ पे होगा ना, ट्राइकिया इफ एट ऑल यू हैव ओवर हियर, जो आपका यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आपका, लाइक द ट्राइकिया व्हिच विल हैव द कार्टिलेज रिंग आपके यहाँ पे, ये ट्राइकिया आपका बाइफरकेट करेगा. ये आपका बाइफरकेट करेगा, और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, दिस विल एंटर इनसाइड द ब्रोंकाई. दिस विल एंटर इनसाइड द ब्रोंकाई. इट इज अ ब्रोंकाई एंड इट विल एंटर इनसाइड द लंग. मेरा ब्रोंकाई है और ये आपका लंग्स के अंदर एंटर करता है. तो याद रखना, ब्रोंकाई के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे कार्टिलेजस रिंग. सो आप दिस ब्रोंकाई. पल्लवी बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. ओके 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 ओके. क्या सबको नहीं दिख रही थी क्या स्क्रीन में भी, जैसे पल्लवी को नहीं दिख रही थी? दिख रही है सर. पल्लवी लॉग आउट करके लॉगिन करके ट्राई करो. एंड या ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. सो यू विल फाइंड द ब्रोंकाई समथिंग व्हिच विल बी अगेन विल बी हैंड द कार्टिलेज रिंग आपके यहाँ मिलेगी देखने के लिए. सो ब्रोंकाई के अंदर आपको रिंग मिल जाती है यहाँ पे. अब ब्रोंकाई आपका लंग्स के अंदर एंटर कर चुका है. सो याद रखना, ब्रोंकाई आपका लंग्स के अंदर एंटर कर चुका है. तो एक हम यहाँ पे लंग बना लेते हैं. दो लंग नहीं बनाते, एक ही लंग बनाते फिलहाल के लिए. सो अज्यूम दैट दिस इज द लंग ओवर हियर. सो लेट मी मेक अ स्लाइटली लार्जर लंग. इट्स हैव टू लंग्स बट लेट्स मेक वन ऑफ द लंग. सो ये आपका ब्रोंकाई है, लंग के अंदर आपका यहाँ पे एंटर कर चुका है. राइट. सो वंस इट एंटर इनसाइड द लंग, अब यहाँ पे क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन. ये आपका ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू ब्रोंक्यूल्स. सो बेसिकली आपका क्या होगा, पहले तो आपका ब्रोंकाई आपके यहाँ पे अंदर आ चुका है. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माय ब्रोंकाई. सो यू विल फाइंड अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी ब्रोंकाई. आपके यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकाई आपके यहाँ बनाए जाएंगे. सो यू हैव अ सेकेंडरी ब्रोंकाई व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. सेकेंडरी ब्रोंकाई आपका बनाएगा आपके और छोटे छोटे ब्रांचेस आपके यहाँ पे, and those two small branches over here are called as my tertiary bronchi. So secondary bronchi फिर आपको बनाएगा आपका यहाँ पे tertiary bronchi. तो ब्रोंकाई जैसे आपका यहाँ पे अंदर ज्यादा जाएगा ना लंग्स के, ये आपका छोटा होता जाएगा और आपके इसके कई सारे आपके बाइफर्केशंस आपको बनते हुए आपको मिल जाएंगे. सो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई तो आपको पहले बन चुका था. देन हैव अ सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा. एंड टर्शियरी ब्रोंकाई फिर आपको बना के देगा आपके यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स. So tertiary bronchi will make much more smaller vessels, और छोटे वेसल्स आपको बनते हुए यहाँ पे मिलेंगे, and those are called as my bronchioles. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a bronchioles. So primary bronchi तो आपका यहाँ पे ही था. Then you have a secondary bronchi, tertiary bronchi, and then the bronchioles. तो ऐसे करते हुए आप लंग्स के अंदर डेप्थ तक आप यहाँ पे जाते रहोगे. मैं आपको ये कह रहा हूँ दैट यू हैव अ ट्राइकिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइकिया ने यहाँ पे बाइफरकेट किया और आपको बनाया यहाँ पे दो ब्रोंकाई. अब वो ब्रोंकाई जब आपके अंदर जाते हैं लंग्स के अंदर, देन दे विल गिव राइज टू सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई विल गिव राइज टू टर्शियरी ब्रोंकाई. तो अब ये मान लो कि जो ब्रोंकाई आपके बनाए जा रहे हैं, ये आपके जितना आप अंदर जाओगे उतने आपके ये स्मॉल होते जाएंगे. एंड देन टर्शियरी ब्रोंकाई और स्मॉल वेसल्स आपको बनाएगा आपका यहाँ पे, या और स्मॉल ट्यूब्स बनाएगा आपके यहाँ पे, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स. तो इस तरीके से आप लंग्स के अंदर जितना आप जाओगे उतने आपके स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स आपके यहाँ पे बनती जाएगी. अब आपको ये याद ही रखना है कि आपका जो रिंग है, आपका जो कार्टिलेज रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको मिलेगा प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर. यू विल आल्सो फाइंड इट इन द टर्शियरी ब्रोंकाई, इसमें भी आपको मिलेगा देखने के लिए. एंड जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सो इवन इन द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आपको सी शेप कार्टिलेज रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये दो चीजें आपको बहुत क्लियरली आपको याद रखनी है कि आपकी कार्टिलेज रिंग आपको कहां तक मिलेगी देखने के लिए। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ट्राइकिया में तो है ही, ब्रोंका में भी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब में होगा, एंड इवन माय इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। याद रखना इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपको सी शेप कार्टिलेज रिंग आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। सो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, सो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी यू विल फाइंड सी शेप्ड cartilaginous ring will be seen over there. You'll also have this C-shaped structure. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने दे, समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। अब यहाँ से आपका ब्रोंका और क्या बनाएगा, लाइक ब्रोंकियल्स तक तो हम यहाँ पे पहुंच गए, इनिशियल ब्रोंकियल्स तक हम यहाँ पे पहुंच गए। तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। इनिशियल ब्रोंकियल्स आपके बना के देते हैं आपको यहाँ पे, दे विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज माय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इमेजिन कर लो कि मेरे यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, इमेजिन दैट दीज आर माय इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये मेरे यहाँ पे बन चुके मेरे यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, दीज आर माय इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार बैक हो रही है क्लास। हाँ बेटा, अगर वो इशू रहेगा ना देन यू विल हैव टू एक्चुअली, नेटवर्क इशू में ये हो सकता है कई बार। सो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब ये आपका क्या बनाते हैं, सो आपको और दो नाम याद रख लो। यू विल फाइंड अ फॉर्मेशन ऑफ योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपके और बाइफरकेट करेंगे अंदर जाके, दे विल बाइफरकेट मोर एंड दे विल गिव राइज टू a much more smaller structures, and those smaller structures are going to be your respiratory bronchioles. ये आपको बना के देंगे आपका यहाँ पे respiratory bronchioles, respiratory bronchioles। ठीक है, तो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आपको बना के देगा आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जैसे आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपके यहाँ पे बन चुका है, बन गया, देन व्हाट विल हैपन, ये अल्टीमेटली आपका कनेक्ट करेगा आपके एल्वियोलार सैक के साथ। दिस विल कनेक्ट विद योर एल्वियोलार सैक। ये आपका एल्वियोलार सैक के साथ यहाँ पे आपका कनेक्ट कर जाएगा, जिसमें आपको कई सारे एल्वियोलाई आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट यू हैव इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद यू हैव टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे, दे विल कनेक्ट विद द एल्वियोलार सैक। और इस सैक के अंदर आपको कई सारे एल्वियोलाई आपको मिलेंगे देखने के लिए, विच आर इन नंबर्स, इन लार्ज नंबर। आपको याद रखना है कि आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही था आपका कार्टिलेजिनस रिंग आपके यहाँ पे। उसके बाद जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, उसमें आपको नहीं मिलता, उसके अंदर आपको कार्टिलेज रिंग आपके यहाँ पे मेन नहीं मिलती देखने के लिए। तो एक तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। द वन मोर थिंग यू हैव टू नो हियर इज, आपके ट्राइकिया के अंदर आपको एक स्पेशल टाइप के सेल्स मिलते हैं देखने के लिए। योर ट्राइकिया इज नोन टू हैव अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ट्राइकिया ब्रोंका के अंदर आपको एक स्पेशल टाइप के सेल्स यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज बाय सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो एक लंबे से सेल्स आप बोलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, लॉन्ग सेल्स विच विल हैव अ सीलिया ऑन देम। उनका न्यूक्लियस यहाँ पे बेस पे होगा। सो यू विल फाइंड सच सेल्स आर सीन इन द कंडक्टिंग पार्ट में। आपको ये सेल्स बहुत आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। So these cells are called as my ciliated columnar epithelium. आपने अगर एनिमल टिश्यू पढ़ा है आपके चैप्टर 7 के अंदर तो आपने इस नाम के बारे में सुना होगा। So the cells I will be finding in this are called as my ciliated columnar epithelium. याद रखना, they are called as your ciliated columnar epithelium. This is what they have been called as ciliated columnar epithelium. इनको हम यहाँ पे हम बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो मेरे सेल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, which I can find in the trachea and the bronchi है, इवन ब्रोंक्यूल्स में भी मुझे ये सेल्स मिलेंगे देखने के लिए। इनका काम क्या होता है? ये जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स होते हैं, इनका दो काम होता है। एक तो ये आपका सिक्रेट करते हैं म्यूकस, याद रखना,
दे आर नोन टू सिक्रेट द म्यूकस, ये आपका म्यूकस को सिक्रेट भी करते हैं. सो दे विल हैव सम म्यूकस ग्लैंड, सो दे विल हैव अ रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेशन. तो यहाँ पे आपका म्यूकस का सिक्रेशन यहाँ पे किया जाएगा. सो म्यूकस सिक्रेशन यहाँ पे किया जाएगा. एंड उसके साथ साथ ये लोग म्यूकस को पुश करते हैं टुवर्ड्स द फेरिंग्स. आपका जो म्यूकस होता है ना आपके ट्रैकिया के अंदर, वो म्यूकस को पुश किया जाता है टुवर्ड्स द फेरिंग्स. याद रखना, आपसे ये कई बार सवाल पहले भी एक बार पहले पूछा जा चुका एग्जाम के अंदर. यू शुड नो दैट कि आपका ये जो एपिथेलियम होता है करता क्या है. ये म्यूकस को पुश करता है, म्यूकस को ये सिक्रीट करेगा, उसके साथ साथ ये पुश करेगा म्यूकस को टुवर्ड्स द फेरिंग्स. सो म्यूकस को आप पुश करते हो टुवर्ड्स फेरिंग्स. अब आप ये चीज को आप रिलेट कर पाओगे. आप थोड़ा याद करो, अगर आपको कभी सर्दी होती है तो पता है आपको कफ इकट्ठा होता है आपके गले के अंदर, आपको कफ इकट्ठा होता है, लाइक आपको यू फील लाइक यू हैव अ कफ इन योर थ्रोट. एंड देन अगर आप नोटिस करोगे तो वो कफ आपके माउथ तक आता है, एंड देन यू स्वेलो दैट कफ. दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, कि आपका कफ आपके माउथ तक आ रहा होता है, एंड देन वेरी ऑफन यू स्वेलो दैट पर्टिकुलर कफ ऑल द टाइम. तो वो आपका कफ माउथ तक कौन पुश कर रहा है? आपका स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम. सवाल यह है कि आपके कफ को माउथ के अंदर आप पुश क्यों कर रहे हो, या फेरिंग्स में आप पुश क्यों कर रहे हो? ताकि एक बार वो फेरिंग्स में आ गया तो फेरिंग्स से वो आपके पेट में चला जाए. अगर आपके कफ के अंदर कोई माइक्रोब्स है या कोई बैक्टीरिया है, कोई म्यूकस में अगर आपका कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अगर आपके पेट में चला गया ना तो उसकी वहां पे डेथ हो जाएगी. क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि आपके बैक्टीरिया पेट के अंदर जो पीएच होता है उसमें वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो ये बात आपको याद रखनी कि म्यूकस का यहाँ पे आप हमेशा उसे रखोगे आपके ट्राइकल सिस्टम के अंदर. लाइक यू विल फाइंड द म्यूकस इन द ट्राइकिया ब्रोंका है, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये पुश करते हैं इस म्यूकस को टुवर्ड्स द फेरिंग्स. तो याद रखना, आपके म्यूकस के अंदर अगर कोई भी पैथोजन अगर कोई ट्रैप किया जा रहा है तो आप उसे अंदर जाने नहीं देते हैं. यू डोंट अलाउ द पैथोजन टू गो इनसाइड योर पर्टिकुलर लंग्स. लंग्स तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता उनको वहां पे. आप उन्हें भेज देते हो आपके फेरिंग्स में, एंड देन वहां से यू कैन स्वैलो दैट पर्टिकुलर म्यूकस इनसाइड द इंटेस्टाइन, स्टमक, जहां पे उस पैथोजन को वैसे भी खत्म कर दिया जाएगा. तो ये बात याद रखना. आपसे ये सवाल पूछा जाएगा दैट सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए. So your bronchi, bronchioles, and even your trachea, all of them will have this slated columnar epithelium, and they will have the same role. They push the mucus towards the pharynx. ये आपके mucus को push करते हैं आपके pharynx की तरफ. So ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Is one more thing you have to know in this. एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना. आपने एक बात कभी नोटिस की होगी कि अगर आपको कभी सर्दी हो जाती है देन बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है आपके नाक के अंदर. तो इसलिए होती है क्योंकि अगर आपके बॉडी में वो वायरस आ गया, नाक में अगर आपका वायरस आ चुका है आपका जो आपको सर्दी कॉज कर रहा है, तो आपकी बॉडी ज्यादा प्रिपेयर कर लेती है अपने आप को. द बॉडी विल ट्राई टू प्रिपेयर मोर अमाउंट ऑफ म्यूकस ताकि कोई दूसरा पैथोजन आपके लंग्स तक आपका ना पहुंच सके. सो दैट इज व्हाई यू विल हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस व्हेन यू हैव अ इन्फेक्शन. जब आपको कभी ऐसा होता है ना, जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, मतलब कोल्ड एंड कफ होता है, तो म्यूकस इसलिए बनता है ताकि आप कोई दूसरे पैथोजन को आप अंदर ना आने दे सको, और जो पैथोजन आपके बॉडी में आ चुका है उसको आप पकड़ सको, एंड देन यू कैन एक्चुअली न्यूट्रलाइज द पैथोजन वहां पे. अगर म्यूकस के अंदर अटक गया ना आपका बैक्टीरिया या फंगस या बैक्टीरिया वायरस, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वही आप चाहते हो. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. तो जब आपको कोल्ड एंड कफ होता है वो आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है. ये बात याद रखना. आपको जब कोल्ड एंड कफ होता है वो तो आपका लंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं, आपका सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट होता है, इसलिए वो हमारे लिए कंसर्न नहीं होता. लेकिन जब आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा निमोनिया करके, निमोनिया में आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं. निमोनिया में आपका बैक्टीरिया पहुंच जाता है आपके लंग्स तक, तो वहां पे आपको यू हैव टू अंडरटेक द मेडिकल सुपरविजन के अंदर आपको कुछ कुछ करना पड़ता है. यू हैव टू टेक द एंटीबायोटिक्स. ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना होगा. ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी आपके लंग्स वहां पे अफेक्ट होते हैं. अगर लंग्स आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहे देन इन दैट केस आपको अपना फिर मेडिकल सुपरविजन के अंडर आपको अपना ट्रीटमेंट वहां पे कराना पड़ता है. और एक बात हमेशा याद रखना, कई बार लंग्स में अगर कुछ ऐसा डैमेज हो गया जिसे आप ठीक वापस नहीं कर सकते, देन दैट इज अ लॉन्ग टर्म डैमेज. तो लंग्स के साथ दिक्कत ये आती है कि कई बार अगर आपके एलुलाई अगर आपके खराब हो गए, यू हैव अराउंड लाइक 300 मिलियन एलुलाई, इतने एलुलाई आपके पास होते हैं लंग्स के अंदर. अगर उनमें से 10,000 एलुलाई खराब हो गए तो उनको आप ठीक नहीं कर सकते. सो इफ द एलुलाई लॉस्ट देयर फंक्शनिंग, अगर आपके एलुलाई की फंक्शनिंग जाती है देन वो गई, देन आप उसे वापस से ठीक नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द लंग्स. अगर आपके लंग्स के अंदर कोई डैमेज होता है देन आप उसे रिवाइव नहीं कर सकते. तो आप ये बात भी याद रखना, पीपल हु स्मोक अ लॉट, तो दे विल हैव अ लेस लंग कैपेसिटी. उनकी लंग कैपेसिटी जनरली उनकी वहां पे थोड़ी कम रहती है. तो उनकी लंग कैपेसिटी वहां पे कम रहेगी ना, तो आप एनहांस नहीं कर सकते.
क्योंकि अगर लंग्स के अंदर डैमेज हो चुका है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, उसे आप रिवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए लंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच हैज टू बी प्रोटेक्टेड। नाउ तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द पैसेजेस ओवर देयर, और कहाँ पे आपको क्या होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। ट्राइकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, एंड देन ब्रोंक्यूल्स विल फॉर्म माय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड माय रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मेरा अल्टीमेटली बना के देगा मुझे यहाँ पे मेरा एल्वेओलार सैक में जाके वो जुड़ जाएगा। और आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपसे कोई पूछेगा कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियम आई विल फाइंड इन देम, देन सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए, जिसका काम होता है आपको यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करना और म्यूकस को पुश करना टुवर्ड्स द फेरिंक्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आपने पता है ये बात भी देखी होगी, एक पता है कंडीशन होती है अस्थमा करके। सो व्हेन यू हैव दिस अस्थमा का लोगों को अटैक आ रहा होता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू, उनको ब्रीथ करने में वहां पे काफी दिक्कत आती है। तो पता है उसमें होता क्या है, जब किसी को अस्थमा का अटैक आता है ना, तो उनके ट्राइकिया के अंदर और ब्रोंकाई के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में म्यूकस बनने लगता है। वो इतना बन जाता है कि वो म्यूकस ही बंद कर देता है आपके विंड पाइप को, आपका म्यूकस ही आपके विंड पाइप को बंद कर देगा। अब अगर मेरा म्यूकस ही विंड पाइप को बंद कर देगा, देन आप सोचो फिर वहां पे क्या होगा। सिंपल सी बात है, देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में करने में उन्हें वहां पे डिफिकल्टी आती है। ये सब याद रखना, बिकॉज ये सब आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, वी हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस हैपनिंग ओवर देयर एंड दैट म्यूकस विल फॉर्म अ क्लॉग, और इतना क्लॉग बन जाता है दैट यू विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ ओवर देयर। इवन आपने भी देखा होगा, जब आपको सर्दी ज्यादा होती है तब आप कई बार मुंह से सांस ले रहे होते हो क्योंकि पूरा नाक वाक जमा होता है आपका अच्छे से। सो बिकॉज यू हैव अ क्लॉगिंग ऑफ दैट म्यूकस वहां पे, इट अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग एज वेल, राइट। द सेम थिंग हैपेंस इन अस्थमा एज वेल, बट अस्थमा में पंगा ये होता है या दिक्कत ये आती है, बट वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो यू नीड टू हैव अ मेडिसिन, लाइक यू नीड टू टेक अ मेडिकल हेल्प ओवर देयर। फिर वो लोग वहां पे अपना नेब्यूलाइजर यूज करते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा टीवी पे किसी को यूज करते हुए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय लंग्स। यहाँ पे जब लंग्स की यहाँ पे बात करते हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। लंग्स आपको मिलता है आपके थोरैसिक चेंबर के अंदर और ये डायफ्राम के ऊपर रखे जाते हैं। तो आपके लंग्स के नीचे आपको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे। सो एक बढ़िया सा मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको मिलता है लंग्स के नीचे, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डायफ्राम। You have a structure over there which will be called as your diaphragm. Now, lungs को आप दो लाइक लंग्स होता है आपके, राइट लंग विल हैव 3 lobes. राइट लंग अगर आप देखोगे देन विल हैव 3 lobes, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब, एंड द लेफ्ट लंग विल हैव 2 lobes. अब लेफ्ट लंग आपका थोड़ा सा यहाँ पे छोटा होता है। कैन एनीवन टेल मी क्यों आपका लेफ्ट लंग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होगा? Due to presence of liver. हार्ट को प्लेस देने के लिए। राइट, हार्ट को प्लेस देने के लिए। सो आपका जो लेफ्ट लंग यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा होगा बिकॉज you have a small notch over here and this notch is called as my cardiac notch. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a cardiac notch. अब cardiac notch जो आपको यहाँ पे मिलेगा, this cardiac notch is known to have presence of the heart. मतलब भी हमें एम्फीसेमा नहीं करना, वो सब बाद में आएगा, डिसऑर्डर सारे हम देखेंगे बाद में, ठीक है। So you will have cardiac notch is known to have the heart over here. इसके अंदर आपको हार्ट मिलता है and that has been kept in that particular socket. तो इस सॉकेट में आपको हार्ट मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, ओके। Each lung is covered by double membrane layer, pleura, right? Outer parietal pleura and your inner vesicular pleura. So you have a double membrane covering आपको मिलेगी आप यहाँ पे pleura करके, so वो outer and inner layer. So you have दो layer आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. You will have the outer one. Outer को हम बोलते हैं यहाँ पे parietal pleura, और जो inner layer आपके यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे vesicular pleura. और इन दोनों के बीच में you will have some fluid होगा यहाँ पे. इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे कुछ fluid मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, and that is my pleural fluid. So between them we'll have some fluid यहाँ पे, and that fluid is called my pleural fluid. ठीक है। अब प्लूरल फ्लूइड जो आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, ये बेसिकली काम क्या करता है, इट विल अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 लेयर्स। आपके 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन होने से ये यहाँ पे रोकता है। सो दैट इज द रोल ऑफ माय प्लूरल फ्लूइड, जो आपको आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। So याद रखना, heart, your lungs will have a double membrane covering, and between that you will have a pleural fluid, which will avoid the friction between the 2 layers over there. So that is all about my lungs and this. Now, this is the passage you have. This is a complete passage of your air which will be happening. Nostril से आपकी एयर जाती है एल्वेलाई तक, राइट, और एल्वेलाई से आपका CO2 आता है आपके नॉस्ट्रिल तक, और एल्वेलाई से आप जानते हो कि आपकी एयर को हम भेजेंगे अपना ब्लड के अंदर वहां से. That's some you know that. Then pharynx is a common passage for my food and the air. हम देख चुके ये बात, that pharynx is a common passage खाने के लिए और आपके एयर के लिए.
द पोस्चर एंड हैज टू ओपनिंग, आपके दो ओपनिंग आपको मिलते हैं आपके एंड के ऊपर, फेरेंक्स के एंड के ऊपर. वन इज माय गलेट, वन इज माय ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देखते हैं. गलेट मतलब गलेट के थ्रू यू कैन गेट इनसाइड द फूड पाइप. लेट्स टॉक अबाउट द ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस जो आपका होता है ना, उसके बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे लैरिंग्स. तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखना. सो अज्यूम करो यू हैव दिस स्ट्रक्चर, एक स्मॉल रीजन है आपके यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज माय ग्लॉटिस. ठीक है, मेरा यहाँ पे ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस जो आपको यहाँ पे लगा हुआ है, तो ग्लॉटिस के ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. सो ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक कार्टिलेजस फ्लैप आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट फ्लैप इज कॉल्ड एज माय एपिग्लॉटिस. दिस फ्लैप इज कॉल्ड एज योर एपिग्लॉटिस. Epiglottis is a cartilaginous flap. और ये फ्लैप आपको यहाँ पे करता क्या है? बेसिकली ये फ्लैप करेगा ये कि जब आप खाना खा रहे होते हो, ये एपिग्लॉटिस आपका नीचे बैठ जाएगा और आपके ग्लॉटिस को यहाँ पे कवर कर लेगा. सो दिस एपिग्लॉटिस विल कवर द ग्लॉटिस ओवर देयर. ये कब करता है वो? जब आप खाना खा रहे होते हो. तो इससे पता है आपको बताया जाता है जब आप छोटे होते हो कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए. स्कूल में पहले यही सिखाया जाता है कि पहले प्रेयर करो एंड देन खाना खाते समय बात ना करो. बिकॉज अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप बात भी कर रहे हो, सो व्हेन यू आर टॉकिंग ना, दैट्स व्हेन द ग्लॉटिस हैज टू रिमेन ओपन. और अगर आपका ग्लॉटिस ओपन रहा, अगर आप खाना भी खा रहे हो, देयर इज अ लाइकली चांस कि खाना यहाँ पे आ सकता है. आपने कभी ये ऑब्वियसली फील भी किया होगा कि अगर आपका खाना कभी वहां पे जाके आता भी है ना, देन यू विल स्टार्ट कॉफिंग एकदम से, ताकि वो खाने को आप बाहर फेंक सको. So that is what you have to know about the glottis, and glottis is covered by my epiglottis, that is a cartilaginous flap, और ये कवर करा जाता है जब आप खाना खा रहे हो. So you ensure that the food is not entering inside the glottis. खाना हो गया, पानी हो गया, यहाँ पे एंटर ना करें. That is what it will done over there. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है in terms of the epiglottis. Now, larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production. ये हमने देखा है that it will be used for our production of sound. During swallowing is closed by epiglottis. So glottis is covered by the epiglottis. वो बिल्कुल larynx के नीचे ही होता है. Larynx आपको यहाँ पे glottis के नीचे आपको यहाँ पे आपका larynx आपको मिल जाएगा यहाँ पे. So over here you have the larynx. ठीक है. So this is been closed by a elastic cartilaginous flap to prevent the entry of food inside the larynx. That's my epiglottis. We'll do that. Then you have a trachea. All bronchi and initial bronchioles are supported by an incomplete cartilaginous ring. That is one thing you have to know given by the NCERT. Each primary bronchus enters the lung. So आपका primary bronchus lung के अंदर enter करता है. Each bronchus further divides into a secondary and tertiary bronchi. फिर क्या होगा? tertiary bronchi बना के देगा आपको यहाँ पे bronchioles. अब bronchioles को यहाँ पे इतना डिवाइड नहीं किया हुआ जितना हमने किया था, बट आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए that you will have a respiratory terminal bronchiole and then you have a respiratory bronchioles. Bronchioles will give rise to numerous sac-like structures जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे as alveoli. So ultimately bronchioles जाके मिलते हैं आपके alveoli के साथ. So they'll give rise to the alveoli on them. So you can see the alveoli over here, which can be seen in the lungs. This is where I will find the exchange of gases will happen. So let's talk about my alveoli. अब जब भी आप alveoli की बात करते हो, whenever you discuss about the alveoli, there are a couple of things you can know. So whenever you discuss about your alveoli, first of all, you have to know that alveoli will be having a very simple kind of layer. So अगर ये मेरा एक single alveoli है, so आपको याद रखना है alveoli will have a epithelium. यहाँ पे आपको single layer मिलती है epithelium की, जो काफी thin होती है. So you'll have a single layer of epithelium can be seen in the alveoli, and this epithelium is called as my squamous epithelium. ये जो epithelium आपको हमने बना के दिया alveoli के अंदर, that epithelium is called as my squamous epithelium. अब स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पे रखने का पर्पस क्या, या इसको रखने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम आपका काफी थिन होता है, इट इज वेरी थिन. अब आप चाहोगे कि आपका एपिथेलियम हमेशा आपके यहाँ पे थिन रहे, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा? आप आराम से अपना गैसेस एक्सचेंज अपना यहाँ पे आप कर पाओगे. सो alveoli will have a presence of the squamous epithelium, so that's one thing you have to know, and it will be helpful for the gaseous exchange. Gaseous exchange मतलब आपके alveoli से आप भेजोगे अपने O2 को. alveoli के पास जो आपका यहाँ पे O2 होगा, that O2 can travel inside the blood
और जो ब्लड में आपके यहाँ पे जो आपका CO2 होगा, that CO2 can enter inside the alveoli. So that CO2 can enter inside the alveoli. So ये आपका करा जाएगा. That is something you find happening in the alveoli. And ये करने के लिए you need to ensure that कि आपकी जो layer है वहाँ पे वो काफी thin हो. And that is why you will find squamous epithelium यहाँ पे आपका best suited आपका मिल जाएगा. अब squamous epithelium आपको सिर्फ alveoli में नहीं मिलता. ये भी याद रखना कि alveoli में तो आपको मिल ही रहा है. यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. But इसके साथ साथ also know that this squamous epithelium is also seen in my blood vessels. This is also seen in your blood vessels के अंदर. ठीक है. So blood vessels और alveoli दोनों के अंदर आपको मिलेगा. यहाँ पे आपका देखने के लिए आपके यहाँ पे squamous epithelium. Right. So this is one thing you have to know in this. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये हमेशा याद रखना about my squamous epithelium. इसके अलावा आपको क्या मिलता है इसमें? That along with the squamous epithelium, you will have one more thing which can be seen in the alveoli. इसके अलावा you will have a layer of lecithin. इसके अलावा there is a layer of lecithin which I'll be finding in this. तो एक तो epithelium है उसके साथ एक आपका polysaccharide प्रोटीन का लेयर है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे lecithin. अब lecithin जो आपके यहाँ पे लेयर लगी होती है alveoli के अंदर, इसका काम क्या होता है? It avoids the collapsing of the alveoli. इसके मदद से आपका alveoli collapse नहीं करता. It avoids collapsing of the alveoli. It avoids collapsing of alveoli. बताइए नैतिक, बताइए. सर आप लेसिथिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? Lecithin में आपको यहाँ पे क्या होगा ना, you will have along with the within the alveoli you will have a single layer of lecithin which will be seen over there. Lecithin is nothing but a polysaccharide with certain amount of protein component. अब जो lecithin की आपको एक लेयर मिलती है वहाँ पे, एक सिंगल लेयर आपको लगी lecithin की inside the alveoli. और इसका यहाँ पे काम क्या होता है? when you have this lecithin की लेयर आपकी लगी होती है उसके अंदर, आपके alveoli के अंदर, इसका फायदा ये होता है कि आपका alveoli जो होगा वो इंटैक्ट रहेगा. आपका alveoli is a ball like structure and it should not collapse. मतलब वो बंद नहीं होना चाहिए. अगर मेरा alveoli वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, अगर मेरा बंद हो जाता है, देन आपका गैसेस एक्सचेंज आपका यहाँ पे हो नहीं सकता. और वो आपका यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लेसिथिन यहाँ पे. तो ये आपका यहाँ पे अवॉइड कर रहा होता है कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेलाई. आपके एल्वेलाई आपके कभी यहाँ पे बंद नहीं होते बिकॉज यू हैव अ सिंगल लेयर ऑफ लेसिथिन. इट इज अ मोल्ड, इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड व्हिच आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर. और इसकी मदद से आपका एल्वेलाई आपका ओपन रहेगा हमेशा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपना आप आराम से कर सकते हो. सो ये बात याद रखनी है दैट इट विल अवॉइड the collapsing of the alveoli है यहाँ पे. So it will keep the alveoli intact. वो वैसा ही आपको ओपन रहेगा ताकि आप अपना यहाँ पे आराम से गैसेस एक्सचेंज अपना यहाँ पे आप कर पाओ. समझ आए मेरी बात नैतिक आपको? This is what Yes sir. lecithin has been known for. Now once you get to see these couple of things यहाँ पे alveoli के अंदर, अब आपको याद रखना है कि इसका बेसिक रोल यहाँ पे क्या होता है. Something we know that it is something which will play a role in my exchange of gases. और मेरे alveoli के आसपास I will find a good amount of blood cells will be seen over there. So alveoli के आसपास I'll find the presence of the blood vessels. So इसके आसपास we'll have a presence of numerous blood vessels. So कई सारे blood vessels आपको इसके आसपास देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. So large amount of blood vessels can be seen nearby the alveoli, which makes sense क्योंकि यहाँ पे आपका gaseous exchange आपके यहाँ पे किया जाता है. Let's have a look. Alveoli is a very small, highly vascularized air sacs. जब लिखा जा रहा है vascularized, so that means blood vessels आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस air sacs के आसपास. And they are very thin, irregular membrane and rich in blood supply. Yes, they will have a rich supply of blood ताकि आप exchange कर सको अपने gases का यहाँ पे. Alveoli is a primary site for the gaseous exchange. यहाँ पे आपका gaseous exchange आपका यहाँ पे किया जाएगा. Gaseous exchange takes place between the alveoli and the blood capillaries surrounding them. तो ब्लड कैपिलरीज और एल्वेलाई के आसपास आपके यहाँ पे आपका गैसेस एक्सचेंज आप यहाँ पे आराम से अपना यहाँ पे आप कर पाते हो. सो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट. प्लूरल फ्लूइड हम यहाँ पे जानते हैं, lubricates the surface of the lungs and prevents the friction within the membrane. That is what my pleural fluid has been known for. सो याद रखना आपका ये फ्लूइड जो होगा वो दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो आपकी है उनके बीच में आपका फ्रिक्शन ना हो उस चीज का यहाँ पे ध्यान रखता है, which will be a very important thing about the lungs. So that is something we have seen. तो इतनी चीज हमने देख ली यहाँ पे हमारी about my अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और यहाँ मैं कहूंगा कंडक्टिंग पार्ट और एल्वेलाई को लेके आपको इतनी चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे स्टार्ट होगा दैट विल बी माय मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. द नेक्स्ट थिंग नाउ वी हैव टू लुक इनटू is going to be your mechanism of breathing.
पहले ये बताओ क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है? इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लो. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन. आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है. बताइए अप्सरा, बताइए, बोलिए. सर एक बार स्क्वैमस एपिथेलियम बताना. स्क्वैमस एपिथेलियम जो मेरे यहाँ पे था, स्क्वैमस एपिथेलियम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये आपका एपिथेलियम जो है, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम. आई विल बी फाइंडिंग इन दिस, आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर. अब ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम जो यहाँ पे मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलता है दो जगहों पे. एक आपको मिलेगा ये आपके एल्वेलाई के अंदर, एक आपको मिलेगा ये देखिए आपके ब्लड वेसल के अंदर. अब स्क्वैमस एपिथेलियम जो आपको यहाँ पे मिलता है, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट इज थिन, इट इज अ फ्लैट थिन सेल्स. और हमें थिन सेल्स यहाँ पे क्यों चाहिए? ताकि मेरा गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे आराम से हो सके. तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम आपको मिलता है. दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम व्हिच इज अ वेरी थिन फ्लैट सेल्स, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. और यहाँ से आप गैसेस एक्सचेंज आराम से आप कर सकते हो. और याद रखना ये सिर्फ आपको मिलता है आपके एल्वेलाई के अंदर एंड इन योर ब्लड वेसल्स. दैट्स माय स्क्वैमस एपिथेलियम इज गोइंग टू बी नोन फॉर. देन वी हैव इरम, बताइए क्या सवाल है आपका? सर एल्वियोली एक बार फिर से बता दीजिए. Alveoli pura. Alveoli is something which will be having a small, like these are like ball like structures. ठीक है? ये कैसा था मालूम है क्या? It looks like a group of grapes. वैसा ये लगता है आपका यहाँ पे. Alveoli will be like 300 million alveoli will find in the lungs. दोनों lungs मिला के will have around 300 million alveoli. Alveoli आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. याद रखना इसके अंदर आपको मिलता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. और उसके साथ साथ ये आपका वो लोकेशन है जहाँ पे आपका गैसेस एक्सचेंज आपको यहाँ पे किया जाएगा. इसके आसपास आपको ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी. सो इट विल हैव हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंडिंग इटसेल्फ, ताकि आप सप्लाई कर सको यहाँ पे CO2 का, O2 को लेके आप ब्लड वेसल में लेके आ सको. दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग इन देम. सो ये चीज आपको मेंशन की गई है. और इसका रोल आपको याद रखना है, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग देम. ठीक है? दैट्स व्हाट एल्वेलाई हैज बीन नोन फॉर. Iram, that's what alveoli has been called for. Then we have, बताइए क्या सवाल है आपका? और ये पुराना हैंड रेज़ है. ओके सर जो डेक्स्ट्रोकार्डिया की सिचुएशन होती है उसमें क्या कार्डियक नॉच राइट साइड पे होती है? I'm not sure about that. Not familiar with that. Is that the same condition जहाँ पे मिलता है? It is a rare condition where you get to see the heart itself is on the rightly placed instead of leftly placed. Is that the same Yes, condition? sir. Yes, sir. So that's a very rare condition. And if you are asking me that does that affect the circulation, I'm not aware about that. But अगर वो आपका rightly placed है, right, it shouldn't affect the circulation वैसे तो, because we are having the bilateral symmetry. So yeah. Yes. So yeah, I'm not really familiar with the condition. मैं ये नहीं जानता कि उसका anatomical like disadvantage वहाँ पे क्या होता है. Yeah, what are the issues the person face if they happen to have a condition where their heart is actually going to be placed on the right hand side instead of the left hand side. ठीक है? So not familiar with that, I think. Okay, so that is something you have to know. इसके अंदर ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This one thing you will find in your lungs. Now let's talk about your mechanism of breathing. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ पे mechanism of breathing. अब जब मैं यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करता हूँ तो आपको पहले तो याद रखना है कि इसमें मेरे कौन से मसल्स यहाँ पे मेरे इन्वॉल्व होंगे. विच आर द मसल्स विच विल बी इन्वॉल्व हो देयर. अब ये पूरा तो हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे. लेट्स एटलीस्ट रिमेंबर कि मेरे यहाँ पे मसल्स यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो यू शुड नो दैट टू कैरी आउट द ब्रीदिंग देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर डायफ्राम. डायफ्राम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. सो डायफ्राम इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस. सो ये आपको पहले आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. डायफ्राम के साथ साथ यू विल फाइंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय external intercostal muscle. External intercostal muscle. अब external intercostal muscle आपको मिलते कहाँ पे? So these are the muscles I will finding. ये मुझे muscles मिलेंगे आपके rib cage के बीच में या ribs के बीच में. So external intercostal muscle जो आपके होते हैं ये आपको मिलते हैं between the ribs. तो रिब्स के बीच में जो आपको मसल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. डायफ्राम को लेके तो आप यहाँ पे जानते हो डायफ्राम जो आपके यहाँ पे रहेगा ये आपको मिलेगा आपके लंग्स के नीचे.
या फिर लंग्स के नीचे, ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है आपका लंग्स के नीचे। एंड ये कुछ आपका इन्वर्टेड शेप में आपका बैठा होगा जब आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे। सो इट विल बी इन द रेस्टिंग स्टेट में इट विल बी फॉर्मिंग अ सी शेप्ड और कर्व स्ट्रक्चर आपको ये बना के देगा आपके यहाँ पे। दैट्स हाउ द डायफ्राम विल लुक लाइक। एक बड़ा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे ब्रीदिंग के दौरान। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यू विल हैव अ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक सेकंड रुकना बेटा। एंड यू विल ऑल्सो हैव अ एब्डोमिनल मसल। इसके साथ यू विल ऑल्सो हैव अ एब्डोमिनल मसल। अब एब्डोमिनल मसल आपका हो गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गया। ये सब आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे ब्रीदिंग के अंदर, दे विल गेट इन्वॉल्व। ये आपके इन्वॉल्व होते हैं बट दे आर ओनली इन्वॉल्व इन माय पोस्ट एक्सप्रेशन के दौरान। अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? व्हाट इज हैपनिंग? अर्पित बताओ क्या सवाल है आपका, बोलो। तो थोरेसिक कैविटी का भी तो मूवमेंट होता है। हाँ तो वो तो इसमें आएगी ना, अभी हम देखेंगे ना। थोरेसिक कैविटी इज अ रीजन, मसल्स हम यहाँ पे बात करें। थोरेसिक कैविटी आपका वहाँ पे रीजन होगा जो आपका एक्सपांड करेगा, आपका बंद होगा। लाइक इधर योर थोरेसिक कैविटी इज गोइंग टू एक्सपांड, समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग व्हेन यू हैव टू इनहेल द एयर, या फिर आपका श्रिंक करेगा। सो दैट इज अ रीजन ओवर देयर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके कौन से मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से आपका थोरेसिक कैविटी आपका इधर एक्सपांड होगा या रिलैक्स करेगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ मसल, दैट्स अ रीजन whether it will get expand or relax as per your inhalation or exhalation, right? We are understanding right now कि मेरे पास यहाँ पे कौन से मसल्स हैं और ये मसल्स यहाँ पे किस तरीके से मेरे यहाँ पे काम करेंगे। सो यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, बट ये जो मेरे मसल्स यहाँ पे होंगे दे आर प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व इन माय फोर्स्ड एक्सपिरेशन। बाकी अगर आप रेस्टिंग स्टेट में हो, अगर आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको याद रखना है दैट आपका यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा। इनके वजह से आप अपना ब्रीदिंग आप यहाँ पे आप कर पाते। लेट्स हैव अ लुक। एक सेकंड रुकना इरम, लेट मी शो यू द पिक्चर यहाँ पे, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो है ना आपके यहाँ पे, दीज आर द वन व्हिच विल बी फाइंडिंग बिटवीन द रिब्स। इवन द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी आपको रिब्स के बीच में आपको मिलते हैं वहां पे देखने के लिए, but they are mainly involved when you have to forcefully expire the air. Generally resting state के अंदर these are involved along with my rib cage, along with my diaphragm. So we have a diaphragm at the base, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। ये आपका जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आप एयर को पुल इन करते हो, समथिंग विल सी दैट सेपरेटली। जब हम लाइक स्पेसिफिकली देखेंगे ना यहाँ पे हमारा कैसा होता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दैट्स व्हेन विल सी दैट। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखना, टू कैरी आउट माय इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन you have an involvement of these muscles. ये मेरे यहाँ पे मसल्स होते हैं जो मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। ये चार नाम आपको याद रखते हैं, जिसमें से इन दो का काम तो आपका होगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर माय फोर्स्ड एक्सपिरेशन। बाकी रेस्टिंग स्टेट में इनका कोई काम नहीं होता, राइट? यू डोंट फाइंड देम एनी काइंड ऑफ रोल व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बट बाकी रेस्टिंग स्टेट में डायफ्राम एंड दिस आर द मसल व्हिच आर बीन इन्वॉल्वड इन दिस, राइट? बताइए What is the location of the abdominal muscle? लोकेशन इन द एब्डोमिनल रीजन। तो यहाँ पे क्या है ना, कि आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा बाद में, जहाँ पे गेट टू सी द एब्डोमिनल मसल आपको लेंगे, आप देखते हैं यहाँ पे यू डोंट गेट टू सी देम, बट इट इज एट द बेस एरिया। सो आपके ऑन द बैक साइड, ऑन द वेंट्रल डॉर्सल साइड विल हैव दिस मसल्स, और फ्रॉम द डॉर्सल यू कैन सी दोस मसल्स व्हिच विल इन द एब्डोमिनल एरिया के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे वो मसल्स देखने के लिए ऑन द लोअर साइड। सो दोस मसल्स समवेयर ओवर हियर which I'll show you in the different picture, those are my abdominal muscles. They are also involved when it comes to your breathing, but only during the forced expiration में वो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है रूपंजेल, बताइए इरम क्या सवाल है आपका? तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी बिटवीन द रिब्स होती हैं। हाँ हाँ, आपको उसको बहुत क्लियरली देखने के लिए ना, यू हैव टू सी द TS of the ribs वहाँ पे। If I'll happen to find a picture for that, I'll show you that. So they are also seen within the ribs only. So intercostal muscle मतलब between the ribs, उसमें आपको मिलता है आपके दो टाइप के, यहाँ पे external one and यहाँ पे internal one. External one are the one which have been involved predominantly in your normal breathing. But हाँ, दोनों के दोनों आपको मिलेंगे आपके ribs के बीच में। ठीक है, so this is one thing you have to know. So let's keep it up to here only. यहाँ तक इसको हम यहाँ पे रखते हैं।
अगली बार हम लोग जब मिलेंगे we'll be going beyond this and we'll try to complete this and exchange of gases. Now एक काम करते हैं, let me see if I have a couple of questions जो मुझे कराने तो थे but we haven't covered this part. We can no, ये questions आप बाद में कर पाओगे. Once we are done with the this is something you can do. इसका आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो. Lungs are enclosed by and the option here is going to be your या प्रद्युमन बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन डी. राइट, ठीक है. अब आपको एक काम यहाँ पे ये करना है अगले क्लास के लिए, जितना भी आपको पढ़ाया गया ना उसको आप एनसीईआरटी में से पढ़ के आओ. मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगा एंड यू हैव टू टेल मी कि उस कंडीशन में आपका होगा क्या. सो आई विल गिव यू सम क्लिनिकल कंडीशंस, यू हैव टू टेल मी कि इस क्लिनिकल कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है या क्या हो रहा होगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेल मी. सो आई विल मेक सम हाइपोथेटिकल केस मैं आपको बना के दूंगा आपका यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू टेल मी कि अच्छा इसमें ये हुआ जा सकता है, ये चीज हो सकती है उसके अंदर. तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आना अच्छे से, और जितना यहाँ पे कराया गया है जस्ट मेक श्योर यू हैव अ लुक एट दैट, सो दैट फिर आप मुझे चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो नाउ इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ये जो हमने यहाँ पे कवर किया इसको से बेस अगर सवाल है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. वी हैवंट कवर्ड मच यहाँ पे, बट या जितना भी कवर किया यू शुड बी वेरी क्लियर विद दोस थिंग्स. तो एक बार फिर आपको रिकैप देता हूँ थोड़ा सा. वी हैव सीन दिस, we have just seen what are the muscles are getting involved in the breathing के अंदर. हमने यहाँ पे देखा हमारा pleural fluid यहाँ पे क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया. Alveoli is something now we know. These are the main structure. याद रखना alveoli गया तो गया, अगर मेरा alveoli खराब हो जाता है then उसे revive नहीं कर सकता. So that is why it's very important to take care of the alveoli, right? जो बीच में पल्लवी कह रही थी ना एम्फिसीमा में आपका alveoli ही डैमेज होता है. Alveoli की इलास्टिसिटी एक बार गई तो आपको फंक्शन करना होगा बंद कर देता है. It will actually collapse. Okay, then we have seen the bronchi, bronchioles, and इनमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. Initial bronchioles तक you will have the cartilaginous ring, जो आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है. पता है आपने नोटिस किया होगा जब किसी की सर्जरी कराई जाती है ना, तो उनके माउथ में से आप पास करते हो एयर को, मतलब यू ओपन अप देयर माउथ और उनमें से एक ट्यूब पास कराते हैं हम लोग, और वो ट्यूब बेसिकली ट्रैकिया के अंदर जाती है. So while they are unconscious, they are breathing from their, like that's how they breathe over there. तो आप वो ट्रैकिया में कैसे डाल पाते हो, बिकॉज ट्रैकिया हैव दैट रिंग ओवर देयर. आप सोचो ना, अगर ट्रैकिया में रिंग नहीं होती, इट वुड हैव बीन अ स्ट्रक्चर जो कभी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोस रिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ द रिंग्स यू आर एक्चुअली एबल टू ब्रीथ ओवर देयर वेरी स्मूथली. ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन रेज योर हैंड. सो या नैतिक आपका सवाल है, बताइए. गलती से हो गया था सर. अच्छा ये पुराना वाला होगा. आफ्टर इरम बताइए. तो कल के टेस्ट के बारे में बता दीजिए. कल का टेस्ट आप करेगा रेस्पिरेशन प्लांट्स, दैट्स अ चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी. फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपको सिलेबस मिल चुका होगा, देखा आप लोगों ने सिलेबस. आई होप इट हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. या समवन टेल मी फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या आ रहा है. फिजिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन एंड केमिस्ट्री का Periodic classification. रेक्टिलिनियर मोशन एंड periodic classification. All right, ठीक है. So that's what you have. And bio के अंदर respiration plants. Revise करके जाना. Glycolysis, Krebs cycle and etc. These are the main 3 topics. बाकी तो आप handle कर लोगे. As far as I know you, you should be able to handle those things. या हीरम बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. तो कल का टेस्ट का टाइम रहेगा. या throughout the day आपको लिंक मिलती है बेटा, आप कभी भी दे सकते हो टेस्ट. So link will open throughout the day, but prefer करा जाता है कि आप दिन में टेस्ट देकर उसे खत्म कर लो. वो सब ठीक है. प्लीज शेयर दैट विद मी द असाइनमेंट. अच्छा हिरम, बाय द वे आपने मेरे साथ असाइनमेंट शेयर किया है. द बेस्ट पार्ट इज लाइक एक अच्छी बात आपकी ये है कि आपने पूरा क्वेश्चन लिख के वहां पे आंसर लिखा है. द थिंग विद दैट हिरम इज कि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा. सो मैं बस चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर उसके सामने ऑप्शन लिख दो, दैट्स इनफ फॉर मी. ठीक है, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा ज्यादा, एंड इफ एट ऑल दैट इज द केस ना, फिर आपके लिए जो चीज करने में आपको 10-15 मिनट लगने वाले थे वो करने में आपको लाइक 30-35 मिनट्स आपको लग जाएंगे. Writing down 40 questions and giving the answer. ये आपका पहली बार था तो मैं समझ सकता हूँ, अगली बार से just do it in a simpler way. बताइए बोलिए. सर 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े भी थे. मैं आपको आंसर की शेयर करता हूँ. Just have a look at the question and then tell me अगर वो अभी भी आपको confusing लग रहा है उसमें अंदर कुछ तो. ठीक है, then let me know. And please make sure अगली बार से just write the answer over there. And बाकी लोग भी करिए सबमिट अपने असाइनमेंट को प्लांट फिजियो के. ठीक है. So yeah, that's it from my side. So let's wrap this up. You also have one more class.
सो जाइए, हैव समथिंग एंड देन कम Good बैक टू द night, नेक्स्ट sir. क्लास. चलो बाय बाय. गुड गुड नाइट नाइट. सर. Good बाय. night, गुड sir. नाइट. Thank you, sir. बाय. गुड नाइट. या बाय. क्या लंग्स का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है किडनी? हाँ बेटा, करा जा सकता है. ट्रांसप्लांटेशन से लंग ट्रांसप्लांटेशन आपका किया जा सकता है. मुश्किल होता है टू फाइंड अ कंपैटिबल लंग्स. इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द लंग्स व्हिच इज कंपैटिबल, क्योंकि आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है एंड उस पर्सन को फिर थ्रू आउट द लाइफ शायद लेना पड़े इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं. सो ट्रांसप्लांटेशन के भी अपने खुद के कॉस्ट होते हैं. एक बॉडी एक काफी उसको टोल करती है उस चीज को. बट यस, दैट कैन बी डन. इट कैन बी डन. ऑलराइट.